आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंजाइम्स की वर्किंग पे है। तो पहला जो पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों के सामने रेज किया था वो ये था कि एंजाइम्स हमेशा किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन की जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट किसे कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती हैं, इन पॉइंट्स को एक दफा रिवाइज करते हैं और उसके बाद हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम से इस चीज को प्रूव करेंगे कि यस, एंजाइम जो है वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। एंजाइम्स का किसी रिएक्शन की फ्री एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। किसी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कितनी कंसंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, इसके ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। एंजाइम का जो एक इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन के रेट पे होगा। ठीक है, वो सिर्फ स्पीड या टाइम ऑफ रिएक्शन को जो है वो टारगेट करते हैं। तो इक्विलिब्रियम आप लोगों को पता है कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन की जिस कंडीशन के अंदर आपका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, यानी अगर आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं और आपके पास जो है वो इस रिएक्शन के अंदर ये टेंडेंसी भी है कि प्रोडक्ट्स जो है वो वापस रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन की वो स्टेट है, वो पॉइंट है, वो मोमेंट है जब आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स आपके रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स आपके प्रोडक्ट के रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। समटाइम्स ये चीज थोड़ी सी मिसलीडिंग होती है। हम लोग ये समझते हैं कि शायद इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी हमेशा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल हो। ऐसा होता है लेकिन हर एक रिएक्शन में नहीं होता। तो इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है, वो मोमेंट है जब आपके किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और आपके पास जो रिवर्स रिएक्शन है इसका रेट क्या होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। बट इट डजंट मीन कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर एग्जैक्टली सेम होंगी। ये सेम भी हो सकती हैं और ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो लेट्स सी कि हम किस तरह से जो है वो किसी रिएक्शन के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो पहले अगेन इक्विलिब्रियम स्टेट के आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि ये वो स्टेट है जिसमें केमिकल रिएक्शन के अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट एग्जैक्टली इक्वल होगा। फॉरवर्ड के रेट को अगर मैं K1 से रिप्रेजेंट करती हूँ, रिवर्स रिएक्शन के रेट को K2 से, तो ये दोनों रेट्स जो हैं ये एग्जैक्टली इक्वल होंगे। और दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने रेस किया है कि इक्विलिब्रियम मोमेंट के ऊपर या इक्विलिब्रियम के ऊपर जब आपका कोई रिएक्शन होगा तो तब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इट इज नॉट नेसेसरली सेम। ये नहीं जरूरी नहीं है कि आपके रिएक्टेंट्स हमेशा प्रोडक्ट के इक्वल प्रेजेंट होंगे, उनकी कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होंगे। वो इक्वल भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि जब किसी केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा तो उसमें कितनी कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट्स होंगे और उसमें कितनी कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होगी। इस चीज को हम प्रिडिक्ट करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स से, किसी केमिकल रिएक्शन की फ्री एनर्जी को देखते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये पता चलता है कि आपका रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन फेवरेबल है, या आपका रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फेवरेबल। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा इट मीन्स कि ये इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स की एनर्जी वैल्यू हाई है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी वैल्यू लो है, तो आपके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, स्पॉन्टेनियस या फेवरेबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट्स को फेवर करते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस है? बिकॉज उसमें रिएक्टेंट्स की एनर्जी वैल्यू बहुत कम है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी बहुत हाई है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेट को अडॉप्ट करता है तो उसके इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। So we can predict the composition of any reaction in equilibrium through free energy value या thermodynamics। और रेट ऑफ रिएक्शन किससे कहते हैं? रेट सिंपली वो टाइम है, वो स्पीड है जिसके थ्रू कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को जो है वो अप्रोच करता है। लाइक अगर आपका कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो स्लो है तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेट को जो है वो अप्रोच करने में ज्यादा टाइम लगेगा, रिएक्शन जो है वो टाइम टेकिंग होगा। लेकिन अगर आपके केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाए, उसका रेट हाई हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो है वो विद इन मिली सेकेंड आपका जो केमिकल
है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या कर लेगा, अप्रोच कर लेगा। सो रेट इज सिंपली द टाइम, द मोमेंट जिसके अंदर आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम को क्या करता है, वो अप्रोच करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप लोगों के सामने एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है। इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से पोर्शन के ऊपर जो है वो क्या चीज जो है वो मैंने मेंशन की है। लाइक ये एक ऐसा आप कह लें कि एक ऐसा आपके पास जो है वो प्लॉट है जिसमें आप एक एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को रखते हो, लाइक रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को, एंड योर सेकंड कोऑर्डिनेट इज रिप्रेजेंटिंग द एनर्जी वैल्यूज। रिएक्टेंट्स की कितनी एनर्जी है, प्रोडक्ट्स की कितनी एनर्जी है, ट्रांजिशन स्टेट की कितनी एनर्जी है, वो आप इस एक्सिस से वाई एक्सिस से प्रिडिक्ट कर सकते हो। जितने भी रिएक्शन के अंदर कोऑर्डिनेट्स हैं, चाहे वो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट कोई मॉलिक्यूल है, वो सारे के सारे आप एक्स एक्सिस के अलाउंग उनको कंसीडर करते हो। सो सपोज आपके पास एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपके पास ये एक रिएक्टेंट है R, और इस रिएक्टेंट R में कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट P के अंदर। अब अगर आप एनर्जी वैल्यूज को देखो तो आपके पास जो रिएक्टेंट है उनकी एनर्जी हाई है, बिकॉज ये जो वाई एक्सिस है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे फ्रॉम हियर टू हियर। तो यहाँ पे आपके पास जो रिएक्टेंट है उनकी एनर्जी वैल्यू हाई है, और अगर आप प्रोडक्ट की एनर्जी को देखो तो आपके पास प्रोडक्ट की एनर्जी लो है। हमेशा जो फ्री एनर्जी है किसी भी केमिकल रिएक्शन की फ्री एनर्जी, दिस इज द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। यानी आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स की कितनी एनर्जी है, इसकी एनर्जी में से अगर आप रिएक्टेंट्स की एनर्जी को माइनस करो तो आपके पास इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो सिंपली आपके पास जो डेल्टा जी वैल्यू है या जो फ्री एनर्जी वैल्यू है, ये डिफरेंस है बिटवीन द एनर्जी वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब अगर तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी वैल्यू हाई है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी वैल्यू लो है, डिफरेंस नेगेटिव में आएगा। अगर आपके रिएक्टेंट्स की एनर्जी वैल्यू जो है वो कम है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी वैल्यू हाई है, तो आपके पास डिफरेंस पॉजिटिव में आएगा। और अगर दोनों की एनर्जी वैल्यूज जो है वो ओवरलैप करती हैं, मिलती जुलती हैं, इतनी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपके पास जो है वो डेल्टा जी वैल्यू 0 में आएगी। तो वी हैव 3 पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में डेल्टा जी वैल्यू जो है वो 0 आ रही है, यानी उस रिएक्शन की फ्री एनर्जी क्या है, 0 है। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन की फ्री एनर्जी 0 हो तो ये फ्री एनर्जी वैल्यू उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि इस मोमेंट में आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट, और वो इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है, उस इक्विलिब्रियम की कंपोजिशन ऐसी कंपोजिशन है कि उसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी वैल्यू आपके पास 0 है, इट मीन्स कि ये केमिकल रिएक्शन एक ऐसी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, इक्विलिब्रियम को जब ये अप्रोच करेगा तो इस केमिकल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऐसी होगी जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि आपके पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी वैल्यू हाई है। लाइक आप यहाँ पे अगर देखते हो रिएक्टेंट्स की सपोज 100 है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी वैल्यू कम है, 20 है। जब आप डिफरेंस लेते हो तो आपके पास आंसर नेगेटिव वैल्यू के साथ आता है। मीन्स कि जब डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये केमिकल रिएक्शन फेवरेबल है। ऑब्वियसली अगर रिएक्टेंट्स के पास ज्यादा एनर्जी है इसका मतलब है कि वो जो है वो बड़े आराम से प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हें किसी फॉरेन असिस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को आप फेवरेबल या स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहते हो। तो अगर आपके पास डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इट मीन्स कि आपका केमिकल रिएक्शन फेवरेबल है, स्पॉन्टेनियस है, और जब ये केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाएगा तो आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा जी नेगेटिव आए तो इट मीन्स कि इसके जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें प्रोडक्ट फेवर होंगे। ठीक है, दिस रिएक्शन विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। थर्ड पॉसिबिलिटी इज कि आपके केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एनर्जी वैल्यूज हाई है, यानी प्रोडक्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और रिएक्टेंट सिंपल है। ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी वैल्यू कम है। तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट को बनाने के लिए सिंपल रिएक्टेंट्स को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब तक आप उन रिएक्टेंट्स को, इन सिंपल रिएक्टेंट्स को एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे, ये रिएक्टेंट्स इस कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होंगी। इट मीन्स कि यहाँ पे जब आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो डेल्टा जी वैल्यू है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। तो इफ यू हैव अ केमिकल रिएक्शन हैविंग प्लस वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, तो इस
प्लस वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि आपका ये केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फेवरेबल है। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फेवरेबल है? बिकॉज रिएक्टेंट सिंपल है और प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेटेड है। जब तक एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, इससे ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और ऐसा केमिकल रिएक्शन जब किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन इक्विलिब्रियम स्टेट को अप्रोच करता है, तो इस केमिकल रिएक्शन में आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। सो कंपोजिशन ऑफ अ केमिकल इक्विलिब्रियम वेरी कर सकती है। इक्विलिब्रियम के सेम कंसंट्रेशन में भी प्रेजेंट हो सकता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा कंसंट्रेशन में भी हो सकता है और रिएक्टेंट भी ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम से देखो तो आप रिएक्टेंट्स की एनर्जी को देख सकते हो, प्रोडक्ट की एनर्जी को देख सकते हो और उनके दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है उस डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज डेल्टा जी वैल्यू, फ्री एनर्जी वैल्यू, जो कि आप रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी को कंपेयर करके उनका जो डिफरेंस है वो लेके निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आप देखते हो कि आपके पास ये एक स्टेट है जिसको मैंने ट्रांजिशन स्टेट कहा है, ठीक है। ये आपके पास किसी केमिकल रिएक्शन की ऐसी स्टेट है जिसमें आपके रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये हाई एनर्जी स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी अगर आप देखो तो रिएक्टेंट से भी ज्यादा है, प्रोडक्ट से भी ज्यादा है। ये क्यों ज्यादा है इस चीज को मैं भी थोड़ी देर बाद जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि आपके पास किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, इस एनर्जी को आप कहते हो कि दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पे R to P केमिकल रिएक्शन देखती हूँ, यानी कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू दी प्रोडक्ट, तो इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की एनर्जी वैल्यू ये है जिसको मैंने यहाँ पे इस तरह से हाईलाइट किया, और ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है। इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस आता है उसको हम डेल्टा जी विद दिस गेबर साइन इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये वाला साइन जो है ये एक्टिवेट ट्रांजिशन स्टेट के लिए यूज होता है, इसलिए जब मैं डेल्टा जी यहाँ पे लिखूंगी दिस इज द एनर्जी वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। तो इस एनर्जी को आप क्या कहते हो? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये आपके पास फ्री एनर्जी है जो कि सिंपली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी वैल्यूज का डिफरेंस है, और दूसरी तरफ मेरे पास किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और ट्रांजिशन स्टेट के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को मैं एक्टिवेशन एनर्जी कहूंगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को फ्री एनर्जी के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी समथिंग डिफरेंट, और जो फ्री एनर्जी है वो सिंपली रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी वैल्यूज का डिफरेंस है। क्लियर हो गया? यस मैम। यस मैम। ओके। अभी मैंने आप लोगों के सामने एक जो है वो ऐसा केमिकल रिएक्शन भी एक्सप्लेन किया है जिसमें आपकी प्रोडक्ट्स की एनर्जी वैल्यू जो है वो लो थी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, और रिएक्टेंट्स की एनर्जी वैल्यू हाई थी। और इसका जब हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया, सपोज प्रोडक्ट्स की एनर्जी वैल्यू 20 थी और रिएक्टेंट्स की एनर्जी वैल्यू 100 थी, और मैंने जब डिफरेंस कैलकुलेट किया तो मेरे पास डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आ रही है। तो मैंने इस नेगेटिव साइन की इंटरप्रिटेशन करते हुए आपको कहा था कि कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसकी डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव आती है वो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन फेवरेबल होता है। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने शायद केमिस्ट्री में ये चीज पढ़ी होगी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कोई केमिकल रिएक्शन फेवरेबल है, तो इट मीन्स कि उसे किसी फॉरेन एक्सटर्नल असिस्टेंस की जरूरत नहीं है, वो ऑन इट्स ऑन होता रहता है, यानी रिएक्टेंट्स बड़े इजीली प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसा ही है ना? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री हमें यही कहता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या फेवरेबल है तो इट मीन्स के रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने से कोई चीज नहीं रोक सकती, बिकॉज रिएक्टेंट्स के पास इतनी कितनी एनर्जी है कि वो प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि देयर आर मेनी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस व्हिच आर स्लो। ऐसी क्या चीज है जो कि उनके रेट को स्लो करती है, ठीक है। यहाँ पे स्लो का वर्ड आप रिलेट करोगे रेट के साथ, ठीक है, कि वो ये केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट को इतनी जल्दी अप्रोच नहीं करते, इतनी जल्दी इक्विलिब्रियम में नहीं आते। यानी थियोरेटिकली तो हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट एक्चुअली रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में जो कन्वर्जन है वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस स्लो है ये इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर की वजह से है कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट तो हो सकते हैं, लेकिन जो पाथ यहाँ पे अवेलेबल है ना, जिस पाथ से गुजर के इन्होंने प्रोडक्ट्स तक आना है,
दिस पाथ इज एसोसिएटेड विद एन हाई एनर्जी स्टेट, जिसको आप क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसकी जो एनर्जी है वो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट से भी ज्यादा है। तो रिएक्टेंट के पास प्रोडक्ट से तो ज्यादा एनर्जी है, लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि वो इस पाथ को भी क्रॉस कर सके, वो इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को भी क्रॉस कर सके। तो दिस इज द रीजन कि आपके जो रिएक्टेंट है उनकी प्रोडक्ट्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्लो होगी। तो अगर स्लो होगी तो इसका मतलब है इन केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट होते होते दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग अगर सुक्रोज की ऑक्सीडेशन की बात करो, जो कि एक स्टेबल शुगर है, उसको अगर आप कंज्यूम नहीं करते तो वो कितने टाइम तक अपनी उसकी इंटैक्ट फॉर्म के अंदर रह सकती है, ठीक है। इवन फॉर ईयर्स वो अपनी उसी फॉर्म में रहती है, लेकिन जैसे ही हम उसे कंज्यूम करके अपनी सेल्स के अंदर लेके जाते हैं तो वो विद इन जो है वो और मेटाबोलाइट होकर एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या करती है, कंज्यूम करती है। तो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे कोई ऐसा पाथ चाहिए जिस पाथ में ये एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कम हो, ठीक है। तो लेट्स सी कि एंजाइम्स किस तरह से इस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम करते हैं और किस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को स्लो से क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये हमारा आज का पॉइंट है जिसको हमने यहाँ से क्लियर करना है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन फेवरेबल भी है तो वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट क्यों नहीं होता, वो केमिकल रिएक्शन स्लो क्यों होता है, उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है, एंजाइम्स उस बैरियर को किस तरह से रिड्यूस करते हैं। सो लेट्स सी दिस डायग्राम, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने दो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किए हैं, जिसमें एक तरफ मैं इस केमिकल रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके चल रही हूँ और दूसरी तरफ मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में ले रही हूँ। दोनों तरफ अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो आपका ए एज अ रिएक्टेंट एक्ट करेगा, और मेरे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी मैंने कैलकुलेट करनी है वो मैंने इस ए की एनर्जी को ट्रांजिशन एनर्जी के साथ कंपेयर करना है, और यहाँ पे जो डिफरेंस होगा उसको मैं क्या कहूंगी, आपके पास ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। सो फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन विच इज द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट ए इनटू द प्रोडक्ट बी, द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर विल बी दिस। और यहाँ पे अगर मैं इस केमिकल रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाती हूँ, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ बी इनटू द ए, तो अब चूंकि मेरी रिएक्टेंट या फिर जो सबस्ट्रेट है वो बी है, तो मेरे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी मैंने कैलकुलेट करनी है वो मैंने ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट की एनर्जी को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इस केस में मेरे पास जो है वो पहले रिएक्शन के मुकाबले में भी ज्यादा एनर्जी बैरियर आ गया, ठीक है। तो आपके पास हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी विल बी द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एज वेल एज रिएक्टेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमेशा एनर्जी वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन स्टेट माइनस एनर्जी वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट इसको लेके चलते, जबकि जो डेल्टा जी वैल्यू मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताई थी, इट इज द डिफरेंस इन द एनर्जी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड एनर्जी वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट। अब कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि आपके एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन को एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को कम करते हैं। लाइक आपके पास अगर एक केमिकल रिएक्शन है विच इज द कन्वर्जन ऑफ आर टू पी, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, तो इस केमिकल रिएक्शन में आपका जो रिएक्टेंट है सपोज उसकी एनर्जी वैल्यू ये है 100 किलो जूल पर मोल, प्रोडक्ट की एनर्जी वैल्यू सपोज 20 किलो जूल पर मोल है, और आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर है वो आपके पास सपोज यहाँ पे 500 थी, तो 500 माइनस 100 आपके पास कितनी आएगी, 400 किलो जूल आपको एनर्जी चाहिए टू क्रॉस दिस बैरियर, टू क्रॉस दिस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को रिड्यूस करते हैं, यानी जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम स्टडी करते हो तो ऐसा हो सकता है कि वो ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करे। यहाँ पे आपके पास ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, तो एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं। इस पॉइंट पे मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ कि एंजाइम किस तरह से ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेंगे। एंजाइम्स विल स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट, और हमें ये चीज पता है कि हमेशा जितने भी जो स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं दीज कंपाउंड्स हैव लो एनर्जी, ठीक है। तो हमेशा आपके पास जब भी कोई कंपाउंड अपनी स्टेबल फॉर्म के अंदर आता है इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी उस टाइम पे कम होती है, जो हाई एनर्जी है वो अनस्टेबल कंपाउंड के साथ एसोसिएट होती है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आपका अनस्टेबल एक स्टेट थी जिसकी एनर्जी ज्यादा थी, लेकिन जैसे एंजाइम ने ट्रांजिशन स्टेट के साथ इंटरेक्शन की तो उसने उसको स्टेबलाइज किया, जिसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पे इसकी एनर्जी हो सकती है
कि अब यहाँ पे 150 या 200 किलो जूल तक पहुंच गई हो। तो अब आपके पास यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कम हो गया। प्रीवियसली इतना एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर था, लेकिन अब अगर आप इन दोनों स्टेट्स की एनर्जी को इनका डिफरेंस कैलकुलेट करो तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो जितना एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर रिड्यूस होगा उतना इजीली आपके रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, और किस तरह से रेट को इंक्रीज करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब स्टार्ट में मैंने आपसे एक चीज कही है कि एंजाइम सिर्फ किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। ये तो यहाँ पे प्रूव हो रही है कि यस, एंजाइम अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को रिड्यूस करेंगे तो इसका मतलब है कि कम टाइम के अंदर आपके रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे, और आपका जो रिएक्शन है उसका रेट या उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन मैंने एक और चीज भी कही थी कि एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी वैल्यू या फ्री एनर्जी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करते। तो यू कैन सी हेयर कि कैटालाइज्ड रिएक्शन और अनकैटालाइज्ड रिएक्शन दोनों के अंदर रिएक्टेंट की एनर्जी उतनी ही है। ठीक है, आपके पास अगर अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है और उसमें 100 किलो जूल पर मोल रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो कैटालाइज्ड रिएक्शन में भी रिएक्टेंट के पास उतनी एनर्जी है। प्रोडक्ट्स की एनर्जी अगर आपके पास अनकैटालाइज्ड रिएक्शन में 20 किलो जूल पर मोल है, तो कैटालाइज्ड रिएक्शन में भी आपके पास ये एनर्जी 20 किलो जूल पर मोल ही है। और फ्री एनर्जी आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों के सामने ये बात कही थी कि फ्री एनर्जी इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज अ डिफरेंस इन द एनर्जी वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो अगर आप कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी का डिफरेंस निकालो तो वो उतना ही आएगा जितना एक कैटालाइज्ड रिएक्शन का। यानी अनकैटालाइज्ड और कैटालाइज्ड रिएक्शन का अगर आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जी वैल्यूज को कंपेयर करके उनका डिफरेंस कैलकुलेट करो तो वो डिफरेंस आपके पास इक्वल ही आएगा। इट मीन्स कि एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करते। और अगर ये डेल्टा जी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करते तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि डेल्टा जी वैल्यू इज अ मेन पॉइंट, इज अ मेन फैक्टर जो कि ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो उसमें उसकी कंपोजिशन क्या होगी। तो अगर ये डेल्टा जी वैल्यू को इफेक्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम को भी इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एंजाइम का किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना तो किसी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के ऊपर और ना ही किसी केमिकल रिएक्शन की थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, उसकी डेल्टा जी वैल्यू के ऊपर, उसकी स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर के ऊपर। एंजाइम सिर्फ और सिर्फ किसी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को रिड्यूस करते हुए उसके रेट को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा एंजाइम का और कोई रोल नहीं। ओके, तो यहाँ से आप इस डायग्राम से दोबारा से कंपेयर कर सकते हो कि सपोज आपके पास कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपका जो रिएक्टेंट है, इसमें नॉर्मली मैंने एक ऑक्सीजन का एटम दिखाया गया है जो कि मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स बना सकता है। एक बॉन्ड इसमें ए के साथ बनाया हुआ है, ए एटम, एंड द सेकंड बॉन्ड इज विद द बी एटम। सपोज देयर इज अनदर सबस्ट्रेट सी और वो बी के साथ बॉन्ड ब्रेक करके इस प्रोडक्ट को बनाना चाहती है। यानी आपके पास ये रिएक्टेंट्स हैं जिसमें आपके पास ये एक मॉलिक्यूल सी के साथ रिएक्ट करता है और फाइनली बी को रिलीज कर देता है, सी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है। इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को जो पाथ अवेलेबल है वो पाथ एक हाई एनर्जी पाथ है। और ये हाई एनर्जी पाथ क्यों है? बिकॉज यहाँ पे हम ट्रांजिशन स्टेट को ऑब्जर्व करते हैं। ट्रांजिशन स्टेट को हाई एनर्जी स्टेट इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें आपके रिएक्टेंट जो है इनके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं और प्रोडक्ट के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है वो बन रही होती है। यानी ये एक ऐसी स्टेट है जो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिएक्टेंट्स के मुकाबले में और प्रोडक्ट्स के मुकाबले में कंपैरेटिवली ज्यादा है। ना तो अभी पूरी तरह से रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और ना ही जो है वो प्रोडक्ट्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है रिएक्टेंट्स का, प्रोडक्ट्स का, वो एक ही स्पीशी के अंदर प्रेजेंट है और उस स्पीशी को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जिसकी वजह से ओवरऑल जो आपके पास एनर्जी है स्टेट की वो रिएक्टेंट से भी ज्यादा है और प्रोडक्ट से भी ज्यादा है। ठीक है, बिकॉज इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेट। और इसे ट्रांजिशन स्टेट इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ये कुछ सेकेंड्स के लिए, बल्कि सम पार्ट ऑफ द सेकेंड के लिए ये एग्जिस्ट करती है और इसकी इतनी जो है एग्जिस्टेंस का टाइम इतना कम होता है कि हम इसे आइसोलेट करके जो है वो स्टडी नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई स्टेट को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। तो ये ट्रांजिशन स्टेट हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में इसकी एनर्जी हमेशा रिएक्टेंट से भी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट से भी ज्यादा होती है। और वो क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज ये वो स्टेट है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट के, ये साइमल्टेनियसली जो है वो एक ही स्पीशी का पार्ट होते हैं।
और जब एंजाइम इस ट्रांजिशन स्टेट के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो इसका जो पाथ है उसको चेंज कर देता है, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। सो लेट्स सी कि एक्चुअली एंजाइम किस तरह से ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबल करते हैं और किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी का ये जो बैरियर है इसको क्या करेंगे, रिड्यूस करें। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों से एक चीज कही है जो आपने माइंड में रखनी है कि एंजाइम्स हमेशा ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करने से रेट को इंक्रीज करेंगे, लेकिन इनका फ्री एनर्जी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा और रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम की कंपोजिशन है उसको ये चेंज नहीं करते। तो अब क्वेश्चन ये है कि एंजाइम जो है वो किस तरह से किसी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करते हैं, एंजाइम किस तरह से ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं, क्या प्रिंसिपल है जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेट जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है जब एंजाइम उसके साथ इंटरेक्ट करता है। तो बच्चों आने वाले कुछ लेक्चर्स में मैं आप लोगों के सामने ये पॉइंट डिस्कस करूंगी कि हमारे पास जो एंजाइमेटिक कैटालिसिस है ना, इसके अकॉर्डिंग किसी एंजाइम की जो शेप है, ये शेप नॉर्मली तो हम लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग कहते हैं ना कि ये सबस्ट्रेट के कंपैटिबल है, बट एक्चुअली दिस शेप ऑफ एंजाइम इज कंपैटिबल टू द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यानी एंजाइम जो है वो ट्रांजिशन स्टेट के लिए स्पेसिफिक होता है, वो सबस्ट्रेट के लिए जो है वो उसकी स्पेसिफिसिटी नहीं होती। तो इस पॉइंट को इंशाल्लाह मैं जब इंड्यूस फिट मॉडल डिस्कस करूंगी तो वहां पे मैं क्लियर करूंगी। अभी आपने ये चीज याद रखनी है कि आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो ग्रुप्स हैं, लाइक एंजाइम की एक्टिव साइट में कुछ ग्रुप प्रेजेंट है और सबस्ट्रेट के ऊपर भी कुछ ग्रुप प्रेजेंट है जो कि दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं वाया कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। इस एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो हमेशा एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या बनता है और एंजाइम सबस्ट्रेट के दरमियान जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी, दिस एनर्जी विल बी द बाइंडिंग एनर्जी। सो दिस बाइंडिंग एनर्जी इज द मेन सोर्स जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करती है, रिड्यूस करती है, बैरियर को रिड्यूस करती है। यानी जब कोई एंजाइम किसी सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करता है और ये इंटरेक्शन आइडियल इंटरेक्शन है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा और स्टेबल कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ये अपनी लो एनर्जी स्टेट में आएगा। तो जो एनर्जी एंजाइम और सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन के दौरान रिलीज होगी इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल करने के लिए, उस एनर्जी को हम कह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। एंड दिस बाइंडिंग एनर्जी विल एक्चुअली रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी उतना ही आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान इंटरेक्शन की वजह से रिलीज हो रही है। तो अगर एंजाइम और सबस्ट्रेट कंपैटिबल हैं, ये एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, रिएक्ट करते हैं इनके ग्रुप से एक दूसरे के साथ, तो दे विल रिलीज एनर्जी एंड दिस एनर्जी विल एक्चुअली रिड्यूस द बैरियर ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप इस मॉडल से देख सकते हो कि सपोज यू हैव एन एंजाइम और ये कोई ऐसा एंजाइम है जिसकी एक्टिव साइट में आपके पास जो है वो प्रेजेंट है एडिशनल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दिस इज ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट रेसिड्यू एंजाइम की एक्टिव साइट में प्रेजेंट है। और आपको पता है कि ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ सोल्यूशन प्रोटोनेट या डीप्रोटोनेट दोनों तरह की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब सपोज आपके पास ये जो एंजाइम है और इसकी एक्टिव साइट में ये जो रेसिड्यू ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है विद एनी सबस्ट्रेट, किसी भी ऐसे सबस्ट्रेट के साथ जिसके जो साइड चेन है उसमें पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो सपोज यू हैव एन सबस्ट्रेट जिसकी साइड चेन में कोई अमीनो एसिड सीरीन प्रेजेंट है, तो सीरीन के पास एक ऐसा ग्रुप है जो कि कंपैटिबल है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है विद द ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यू ऑफ एंजाइम। तो ऑब्वियसली ये जो इंटरेक्शन यहाँ पे होगी, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ये इंटरेक्शन स्टेबल इंटरेक्शन होगी और इस इंटरेक्शन के बाद बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी और ये बाइंडिंग एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को रिड्यूस करने के लिए क्या होती थी, यूज होती थी। तो इफ यू हैव अदर सबस्ट्रेट जिसकी साइड चेन में कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है जो कि एंजाइम के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, ऐसा ग्रुप ही अवेलेबल नहीं है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास एंजाइम इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी है एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान इंटरेक्शन से जो रिलीज होती है, ये बाइंडिंग एनर्जी
ना सिर्फ आपके पास इंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान, सॉरी, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो एनर्जी का बैरियर है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, उसको रिड्यूस करती है, बल्कि ये एंजाइम और सबस्ट्रेट की स्पेसिफिसिटी को भी डिफाइन करती है। अगर तो इंटरेक्शन होगी, बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होगी, तो ये इंटरेक्शन आइडियल इंटरेक्शन होगी। तो ये वाला आपका एंजाइम जो है वो इस सबस्ट्रेट को जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा, ना कि किसी ऐसी सबस्ट्रेट को जिसके साथ इंटरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट की जो कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन हैं, ये इंटरेक्शन बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करती हैं, बाइंडिंग एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को रिड्यूस करती हैं, एंड बाइंडिंग एनर्जी एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो कंपैटिबिलिटी है, जो स्पेसिफिसिटी है, उसको भी डिफाइन करती है कि अगर आपका कोई एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है तो सिर्फ तभी वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। इस एंजाइम और सबस्ट्रेट के जो ग्रुप्स हैं, रिएक्टिंग ग्रुप्स, वो कंपैटिबल नहीं है, इंटरेक्शन नहीं कर सकते, तो उस केस में केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगा। अब बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान इंटरेक्शंस को ही फेवरेबल नहीं बनाती, बल्कि ये रिएक्शन को जो डिफरेंट थर्मोडायनेमिक्स बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं, ये उन बैरियर्स को भी जो है वो कंपनसेट करती है। लाइक किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो पहला बैरियर है वो इंट्रोपी का बैरियर होता है, फ्रीडम ऑफ मोशन का बैरियर होता है। लाइक आपके पास किसी केमिकल रिएक्शन में कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे सबस्ट्रेट्स इंटरेक्ट करने हैं जिनको किसी मीडियम से उठाना है। लाइक सेलुलर सिस्टम के अंदर मल्टीपल आपके पास जो है वो अवेलेबल है सबस्ट्रेट, मल्टीपल आपके पास जो है वो अवेलेबल है रिएक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे आपके वो वाले ग्रुप, सपोज आपके पास एक ये सबस्ट्रेट है और एक ये सबस्ट्रेट है, ये दोनों सबस्ट्रेट यहाँ पे इस सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर इनकी कोलिजन के चांसेस बहुत कम है, आपस में कोलिजन के चांसेस कम है, नॉन स्पेसिफिक कोलिजन के चांसेस ज्यादा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये जो मोशन है, ये जो इंट्रोपी है, इसको हम इंट्रोपी कहते हैं ना, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज अ डिसऑर्डर, ठीक है। तो जितनी आपके पास यहाँ पे जो है वो इंट्रोपी ज्यादा होगी, जितने आपके पास जो है ये मॉलिक्यूल फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे, उतना ही आपके पास केमिकल रिएक्शन की जो लाइटलीहुड है वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन एंजाइम क्या करता है, एंजाइम के पास क्योंकि एक स्पेसिफिक ऐसे पोजिशन होती हैं, एक ऐसी जो है वो पॉकेट्स होती हैं जहां पे ये इन दोनों ग्रुप्स को बाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके केमिकल रिएक्शन के चांसेस क्या हो जाते हैं, तो पहला बैरियर जो केमिकल रिएक्शन को फेस करना पड़ता है नॉन स्पेसिफिक कोलिजन का है, जिनके चांसेस को एंजाइम क्या करता है, रिड्यूस करता है, और जो दो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स हैं इनके दरमियान इंटरेक्शंस के चांसेस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम सबस्ट्रेट की जो इंटरेक्शन है वो ना सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करती है, एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को रिड्यूस करती है, बल्कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की इंटरेक्शन जो है रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए भी यूज होती है। बिकॉज अगर एंजाइम अवेलेबल ना होता तो रिएक्शन के चांसेस जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होने थे। तो ऑन द स्पेसिफिक साइट ऑफ एंजाइम, बाइंडिंग साइट या एक्टिव साइट, जब सबस्ट्रेट कंपैटिबल सबस्ट्रेट बाइंड करेंगी तो आपके पास फाइनली जो प्रोडक्ट है वो एक शॉर्टेड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो आपके पास एक स्पेसिफिक जो है वो प्रोडक्ट एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर स्पेसिफिक ग्रुप्स की बाइंडिंग के बाद जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो पहला थर्मोडायनेमिक बैरियर हमने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। सेकेंड बैरियर इज आपके जो सबस्ट्रेट है और एंजाइम, इस केस में आपके पास जो है ये सॉल्वेशन लेयर्स, एक्चुअली अगर एंजाइम अवेलेबल ना होता तो इस सबस्ट्रेट के अराउंड सॉल्वेशन लेयर को ब्रेक करना जो है वो क्या होना था, इम्पॉसिबल होना था। लेकिन वी ऑल नो कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, तो इस केस में आपके पास जो इंटरेक्शन होंगी, ये इंटरेक्शन ज्यादा फेवरेबल इंटरेक्शन है, ज्यादा आपके पास स्टेबल इंटरेक्शन है। तो इन एंजाइम और सबस्ट्रेट के जो ग्रुप्स हैं, जब इनकी इंटरेक्शन हो रही होगी, उस केस में आपके पास ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स की सॉल्वेशन लेयर है ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी, बिकॉज ये लेयर इतनी स्टेबल नहीं है जितनी एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो ग्रुप्स है उनके दरमियान होने वाली कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन है, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकेंड बैरियर था कि सबस्ट्रेट्स हैं वो एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर पा रहे बिकॉज उनके अराउंड एक सॉल्वेशन लेयर है। एंजाइम की प्रेजेंस में वो सॉल्वेशन लेयर भी ब्रेक हो जाएगी बिकॉज एंजाइम ज्यादा स्पेसिफिक इंटरेक्शंस डेवलप करता है विद सबस्ट्रेट, एंड जब आपका सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो ऑब्वियसली वी ऑल नो कि इंटरेक्शंस होंगी और आपका जो सबस्ट्रेट है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सेकंड बैरियर भी रिड्यूस हो गया, एंजाइम जो है वो इस सॉल्वेशन लेयर को डीसॉल्वेट कर देते हैं।
तो आपके पास सेकंड सोल्यूशन भी आ गया एंजाइम्स की वजह से, विच इज डीसॉल्वेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। थर्ड बैरियर इज कि समटाइम्स आपकी सबस्ट्रेट में ब्रेक होना होता है, डीग्रेड होना होता है, उसमें से कुछ बॉन्ड की ब्रेकेज होनी होती है, डिस्टॉर्शन होनी होती है, किसी पोजीशन के ऊपर एक बॉन्ड ब्रेक होना है, किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है। तो आपके पास अगर एंजाइम की एब्सेंस में कोई केमिकल रिएक्शन होता तो नॉन स्पेसिफिक रिएक्शन के चांसेस ज्यादा होने थे। तो एंजाइम क्या करता है, किसी भी सबस्ट्रेट को वीक इंटरेक्शन के थ्रू अपनी जो है वो एक स्पेसिफिक पॉकेट के साथ बाइंड करता है। उसी पॉकेट में रहते हुए जो सबस्ट्रेट की डिस्टॉर्शन होनी है वो डिस्टॉर्शन करवाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रीडिस्ट्रीब्यूट कराता है और जो प्रोडक्ट बनती है उसको फ्री फॉर्म में रिलीज कर देता है। यानी आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो बाहर किसी ओपन मीडियम के अंदर नहीं हो रहा, बल्कि वो एक बहुत ही लिमिटेड कन्फाइंड से माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा है, जहां पे बाकी किसी एक्सटर्नल एजेंट को आने की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो डिस्टॉर्शन ऑफ सबस्ट्रेट है वो बड़ी स्मूथली हो जाएगी और आपके पास जो रिएक्टेंट्स है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। एंड द लास्ट बैरियर इज कि समटाइम्स आपके जो एंजाइम है और सबस्ट्रेट को इंटरेक्ट करने के लिए अपने फंक्शनल ग्रुप्स को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में लाके क्या करवाना होता है, इंटरेक्शन करवानी होती है। यानी आपका जो एंजाइम है हो सकता है उसका फंक्शनल ग्रुप यहाँ, सबस्ट्रेट का फंक्शनल ग्रुप जो है वो किसी दूसरी ओरिएंटेशन में है, तो इस सबस्ट्रेट को रोटेट होना है, इसको अपनी अलाइनमेंट करानी है और उस पोज को इसने अडॉप्ट करना है जिस पोज में इसका रिएक्टिंग ग्रुप सबस्ट्रेट के रिएक्टिंग ग्रुप के बिल्कुल सामने आ जाए। तो एंजाइम इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर देते हैं, यानी एंजाइम अपनी कन्फर्मेशन को भी चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी कन्फर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। यानी आपको अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास ये एक सबस्ट्रेट है जो कि इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, इन द एब्सेंस ऑफ सबस्ट्रेट आप एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये एक्टिव साइट इतनी ज्यादा कंपैटिबल नहीं है सबस्ट्रेट के साथ, लेकिन जैसे ही ये सबस्ट्रेट एंजाइम को अप्रोच करने लगेगी ये एंजाइम अपनी शेप को इस सबस्ट्रेट के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, बिकॉज इस एंजाइम के पास भी प्रेजेंट है जो सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है, इंटरेक्शन पॉसिबल है, लेकिन शेप ऐसी है कि सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पा रही। तो अगर आपके पास सिमिलर ग्रुप्स प्रेजेंट है, इंटरेक्शन के चांसेस हैं, तो एंजाइम अपनी कंफर्मेशन को चेंज कर लेगा और सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करेगा। इट मीन्स कि आपका जो केमिकल इन्वायरमेंट है एंजाइम का और सबस्ट्रेट का ये सिमिलर होना चाहिए, ये कंपैटिबल होना चाहिए। अगर ये सिमिलर है तो एंजाइम डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट अपनी कंफर्मेशन को चेंज करेगा और उस फॉर्म के अंदर लेके आएगा जिसमें वो सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से बाइंड कर सकता है और फाइनली आपके पास जो है वो केमिकल रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो जो फाइनल बैरियर है वो ये है अलाइनमेंट का, रिएक्टिंग ग्रुप्स अलाइन नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो अप्रोच नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ। एंजाइम ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है, वो अपनी कंफर्मेशन को चेंज करते हुए जो लास्ट थर्मोडायनेमिक बैरियर था उसको भी कंपनसेट कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए पूरी तरह से आइडियल है, यानी वो अल्टरनेटिव पाथ भी प्रोवाइड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को भी रिड्यूस कर रहा है और उसके साथ साथ एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो कोवलेंट और नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन हैं वो बाइंडिंग एनर्जी को रिलीज करते हुए डिफरेंट थर्मोडायनेमिक बैरियर्स को भी क्या करते हैं,